हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूपी कॉप जीएस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मुगल बादशाह की हिस्ट्री। ठीक, इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले इनका डायग्राम देखेंगे और इनका क्रम देखेंगे, इनका शासनकाल देखेंगे। इसके बाद हम पूरा डिटेल से इनको पढ़ेंगे और हम लोग कवर क्या कर रहे हैं, लुसेंट। किसी भी एग्जाम के लिए लुसेंट 60% पर्याप्त होती है। ठीक, 60% पर्याप्त होती है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये डायग्राम मुगल हिस्ट्री का है, क्रम है, ये बादशाह का नाम है, ये शासनकाल है, ये विशेष उनकी बातें हैं। पहला जो क्रम है बाबर का है। ये मुगल वंश का संस्थापक था। 1526 से 1530 तक चला। इसकी विशेष बातें, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, और इसने बाबरनामा की रचना की। अगला है हुमायूं। इसका 1530 से 1540 भी। इसके बाद ये कुछ दिन तक ऐसे ही बहरूपिया के रूप में निर्वासित जीवन करता था, निर्वाह करता था अपना। ये 1555 से फिर 1556 में आया। चौसा का युद्ध 1539 में, और शेर शाह से पराजय। इसी के बाद ये फिर कब वापस आता है, 1555 में आता है। आगे आते हैं, तीसरे नंबर पे हमारे हैं अकबर। अकबर जो है 1556 से 1605 तक ये महान शासक था। दीन ए इलाही की स्थापना की। और चौथा शासक जो है जहांगीर, ये 1605 से 1627 तक नूरजहां का इस पर प्रभाव रहा। तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने की थी? जहांगीर ने की थी। शाहजहां 5वें नंबर पे 1628 से 1658 ये ताजमहल का निर्माण कराया। कला और स्थापत्य का इसके समय में उत्कर्ष रहा। औरंगजेब आता है अब 6ठे नंबर पर। 1658 से लेकर 1707 तक दारा सिकोह को पराजित किया और जजिया पुनः क्या लगाया? ठीक, जजिया कर इसने पुनः लगाया। उसके बाद 7वें नंबर पे आता है बहादुर शाह फर्स्ट। 707 से 712 तक रहा। अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था, जिसका नाम था शाह आलम। क्या था? शाह आलम। उसके बाद आता है 8वां जहांदार शाह। ये 1712 से 1713 तक इसका अल्पकालीन शासक रहा। विलासिता के लिए प्रसिद्ध था। इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, जो बहुत ही ये अय्याश टाइप का था। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। पहले एक डायग्राम देख लेते हैं। ठीक, उसके बाद आता फर्रुखसियर। ये जो है सैयद बंधुओं के प्रभाव में रहा। अंग्रेजों को व्यापार की छूट भी दिया। 10वां है मोहम्मद शाह। ये 1719 से 1748 तक रहा। कला संगीत संरक्षण किया, और इसका उपनाम क्या था? रंगीला बादशाह। क्या था? रंगीला बादशाह। नोट में देखिए, इसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है। मोहम्मद शाह के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे लुसेंट से। किसको पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे लुसेंट से मुगल बादशाह की हिस्ट्री। ये मुगल साम्राज्य है। मुगल वंश का संस्थापक बाबर त्रिमुड़ी राजवंश का सदस्य था। त्रिमुड़ियों ने इतिहास में 2 प्रसिद्ध साम्राज्य स्थापित किए थे। फारस के मध्य एशिया में त्रिमुड साम्राज्य 1370 से 1507। अगला है और भारत उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य 1526 से 1527। बाबर एक उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क सुन्नी मुसलमान थे। तुर्क सुन्नी मुसलमानों में 2 प्रकार के वो होते हैं। ठीक, शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की, साथ ही पादशाही की स्थापना की। इसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर का शासन कब से कब तक था? ये था आपका 1526 से 1530 तक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बाबर। ये देखिए, शासनकाल का जो हमने क्रम बताया है, ये यूपीपीसीएस से लेकर हर एग्जाम में इसको पूछा जाता है।
ये मुग़ल हिस्ट्री मध्यकाल में बहुत ही मस्ट है और सल्तनत काल भी इसमें बहुत मस्ट है। इसलिए दोनों को जो हम वीडियो डाले हैं उसको आप देखेंगे, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो लुसेंट की किताब ही पर्याप्त है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न वहाँ आपको मिल जाएंगे। बाबर का जन्म 1483 में हुआ था। इसके पिता उमर शेख थे, मिर्ज़ा थे। उमर शेख मिर्ज़ा थे, फरगना नाम के छोटे से राज्य के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा? इसका जन्म 83 में हुआ और 94 में क्या हुआ, ये कहाँ बैठ गया? 1494 में बैठ गया गद्दी पर। मतलब 83, 7, 90 और 13 साल की उम्र में ये गद्दी संभालने लगा। बहुत बड़ी बात थी। अब बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। ये 4 इसके क्या थे? पुत्र थे। बाबर ने भारत में 5 बार आक्रमण किया। भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार आक्रमण किया। बाबर भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 में यूसुफ जाई जात के विरुद्ध था। ये पूछा जाता है, ठीक। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। आगे चलते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा नीति का, ठीक, तुगलमा युद्ध नीति को एवं तोपखाने का प्रयोग किया। कब किया? ये पूछा जाता है कि बाबर ने किस युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया। और देखिए, ये तो आपका पानीपत के प्रथम युद्ध में। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा 2 निशानेबाज किसके थे? बाबर के, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया। इसका मतलब अच्छे खासे निशानेबाज थे और इन्होंने अहम भूमिका निभाई पानीपत के युद्ध में। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, इब्राहिम लोदी और बाबर इसमें विजयी रहा। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच, ये आपका बाबर विजयी रहा। चंदेरी का युद्ध मेदनी राय और बाबर के बीच, बाबर विजयी रहा। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को अफगानों और बाबर के बीच, बाबर विजयी रहा। मतलब बाबर द्वारा लड़े गए जितने प्रमुख युद्ध थे, बाबर उसमें विजय प्राप्त की। आगे चलिए देखते हैं। और देखिए, इसकी एक ट्रिक और है, लोग इसको याद करते हैं। पाखा चाघा, पानीपुत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, 26, 27, 28, 29, ऐसे याद कर लीजिएगा। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रमुख शासक था, प्रथम शासक था, युद्ध स्थल में मारा गया। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया। कि इब्राहिम लोदी का दोस्त कौन था? ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी इस युद्ध में क्या किया? मारा गया। अब देखिए, इम्पोर्टेंट है, हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया। किसके परिवार से? विक्रमजीत के। ग्वालियर के राजा थे। बाबर की अपनी उदारता के कारण इसे कलंदर की उपाधि दी गई। बाबर मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया। ठीक, ये तमगा नाम का एक कर होता था जिससे बाबर ने इनको मुक्त कर दिया। किनको? मुसलमानों को। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया। किसके खिलाफ दिया? राणा सांगा के जिहाद का नारा दिया। युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। अब नोट्स है, 30 जनवरी 1528 को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। इम्पॉर्टेंट है, 1528 में जहर दे देने के कारण राणा सांगा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब आगे देखते हैं। बाबर ने बंगाल शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की। ठीक, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का
क्या किया था, वचन दिया था। करीब 48 वर्ष की आयु में 6 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब आते हैं, प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की में बाबरनामा जो तुर्की में की रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। ये इम्पोर्टेंट है, जितना हाईलाइट किया गया है मोस्ट सब इम्पोर्टेंट है। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों योजनाओं और उसके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन की। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों से चारों ओर से भागों में विभाजित आयताकार आहते में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। ठीक, 4 बाग बनाने की परंपरा किसने शुरू की थी, अकबर ने। किसने शुरू की थी, अकबर ने शुरू की थी। 4 बाग बनाने की प्रथा किसने शुरू की थी, अकबर ने। बाबर को मुबाइनी नामक पद्य शैली का जन्मदाता कहा जाता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाबर ने ईरान शैली के चित्रकार बिजहाद, फारसी लिपि के खुशनवीस, कैलीग्राफर मीर अली को भारत लाकर मुगल लघु चित्रों की शुरुआत की। अब आता, बाबर प्रसिद्ध नक्शेबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार की अनुयायी था। बाबर के उत्तराधिकारी कौन हुआ, हुमायूं। इसका पुत्र हुमायूं हुआ। और हुमायूं 1530 से 1556 तक रहा। नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदखसा का क्या था, सूबेदार था। क्या था, सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसने कमरान को काबुल, कंधार मिर्जा अस्करी को, संभल मिर्जा हिंदाल को, अलवर मेवाड़ की जागीरें दी। अलवर व मेवाड़ की, मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ की क्या थी, जागीरें दी। इसका मतलब जो हुमायूं था वो काफ़ी ईमानदार और पारिवारिक छवि का व्यक्ति था, क्योंकि अपने भाइयों में बंटवारा कर दिया। यहाँ तक कि अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदखसा प्रदेश 1533 में हुमायूं ने दीनपनाह नामक नए नगर की स्थापना की। बदखसा प्रदेश किसको दिया था, सुलेमान, उसका मिर्जा को, उसका वो चचेरा भाई था। चौसा का युद्ध होता है 1539 में शेर खां और हुमायूं के बीच। इसी के बाद हुमायूं जो है 15-16 साल के लिए बाहर हो जाता है और घुमक्कड़ जैसा जीवन ये निर्वासित करता है। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण की। शेर खां की पदवी ग्रहण की। अब आते हैं बिलग्राम युद्ध पे। बिलग्राम युद्ध कन्नौज या कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, 1540 में शेर खां और हुमायूं के बीच। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा और दिल्ली पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध पर चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ जैसा जीवन क्या किया, व्यतीत किया। निर्वासित समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानू बेगम से 1541 में निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से भी अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। 1555 में हुमायूं ने पंजाब को सूरीनामा सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों में क्रम है देवरा 31, चौसा 39, बिलग्राम 40
और सरहिंद का युद्ध 55। इसी के बाद ये फिर सत्ता में आता है। ठीक, बिलग्राम के युद्ध में ये हार जाता है और सरहिंद के बाद ये वापसी करता है 1555 में। 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपुन ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहता था। एक तरह से कहें तो ये काफ़ी कमज़ोर शासक था। ठीक, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, गुलबदम बेगम ने की थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था। अब शेर शाह 1540 से 1545 तक, इसको हम लोग पढ़ेंगे। 1540 से लेकर 1545 तक। सूरी साम्राज्य संस्थापक अफगान वंशी शेर शाह सूरी। डॉक्टर KR कानूनगो के अनुसार हरियाणा प्रांत के नारनौल महेंद्रगढ़ स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर वर्ष 1486 में शेर शाह का जन्म हुआ। परमात्मा शरण का विचार है कि शेर शाह का जन्म 1472 में हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद खां था। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। यह सूरी वंश से संबंधित था। इसके पिता हसन खां जौनपुर राज के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार से एक ही वार में मार दिया था। उसकी इस बहादुर के कारण मोहम्मद बहार खान लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। शेर शाह बिलग्राम के युद्ध 1540 के बाद दिल्ली के गद्दी पर बैठा और शेर शाह की मृत्यु कलिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 को हो गई। मृत्यु के बाद के समय उसका उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चल रहा था। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है शेर शाह का मकबरा, जिसे सासाराम में झील के बीच उठे ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया। क्या सुंदर है! सासाराम में झील के बीच शेर शाह का मकबरा सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया। रोहतासगढ़ किला एक कहानी दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण शेर शाह द्वारा कराया गया था। शेर शाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया। क्या बना? शेरसूर नामक नगर बसाया। शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। शेर शाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंकल वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। शेर शाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 क्या लिया जाता, सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। शेर शाह ने सोने के सिक्के, अशरफ चांदी के रुपया 178 ग्रेन, तांबे का दाम 380 ग्रेन नामक सिक्के चलाए। चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेर शाह ने जारी किया। चांदी का रुपया किसने किया? शेर शाह ने। चांदी के रुपये के तांबे के दाम का विनिमय अनुपात कितना था? 1:64 था। शेर शाह के समय तांबे के अन्य सिक्के थे अधूला, पवाला, तमंडी, चीतल। फिर से एक बार देखिए, अधूला, पवाला, तमंडी, चीतल। काबुलियत पट्टा प्रथा थी। काबुलियत क्या थी? पट्टा प्रथा थी। शुरुआत किसने की थी? शेर शाह सूरी ने की थी। उसके बाद आता है शेर शाह। शेर शाह 1541 में पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनः स्थापित किया। इसने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। डाक प्रथा की प्रचलन शेर शाह सूरी द्वारा किया गया। मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह के समकालीन थे। मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी। ये किसके समकालीन थे? तो शेर शाह के। अब आते हैं अकबर के बारे में। हम लोग
अकबर के बारे में पढ़ेंगे। सम्राट अकबर 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राजा राणा वीर साल के महल में हुआ था। अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। अकबर के बचपन का नाम क्या था? जलाल। किसके बचपन का नाम जलाल था? अकबर के। राज्याभिषेक कब हुआ? 1556 में। पंजाब के कलनौर नामक स्थान पर हुआ। अकबर के समकालीन शासक रानी एलिजाबेथ इंग्लैंड के थे, शाह अब्बास ईरान के थे, जार इवान, ये पूछा गया, जार इवान फोर्थ चौथे, ये रूस के थे। जार इवान फोर्थ बेसियलविच इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात थे। क्या? इवान दी टेरिबल के नाम से क्या थे? कुख्यात थे। कुख्यात एक विख्यात थे हो सकता है। कुख्यात शब्द थोड़ा से ये लगता है कि बदमाश टाइप लोगों के लिए उपयोग किया जाता है। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। बैरम खां सिया मतावलंबी था। ठीक, ये सिया धर्म को मानने वाला था। 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा। बैरम खां अकबर का संरक्षक कौन रहा? बैरम खां। वह बदखसा का निवासी था। उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। 1526 के बाद 1556 में पानीपत की द्वितीय लड़ाई होती है। अकबर और हेमू के बीच हुई थी। पहली किसके बीच हुई थी? पहली बाबर के बीच हुई थी। ठीक, उसके बाद इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी, अकबर की विजय हुई थी। 31 जनवरी 1561 को मक्का के तीर्थ स्थान दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की क्या कर दी थी? मुबारक खां ने नामक युवक था जो बैरम खां की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। बैरम खां कौन था? जो बदखसा का था और अकबर का संरक्षक था। ठीक, मई 1562 में अकबर ने हरमदल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1562 में। अब आता है 76 में हल्दी घाटी का युद्ध। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध ने मुगल सेना के नेतृत्व मान सिंह और आसफ खां ने किया। अकबर का सेनापति मान सिंह था। हल्दी घाटी के युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। ठीक, राणा प्रताप की राजधानी क्या थी? कुंभलगढ़ थी। राणा की ओर से युद्ध में हाकिम खां सूरी ने नेतृत्व एक अफगान फौज टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 19 जनवरी 1597 में एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई थी। प्रत्यंचा चढ़ाने का मतलब क्या होता है? जैसे जब धनुष की रस्सी पर बाण को रखकर पीछे आगे मतलब चलाने के लिए पीछे खींचा जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यंचा चढ़ाना कहते हैं। ठीक, अब घोड़े से अब तो फौज की टुकड़ी भील टुकड़ी इनकी मृत्यु हो गई। धनुष की प्रत्यंचा समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई थी। हल्दी घाटी की युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावड़ में नई राजधानी बनाई। किसकी? राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावड़ में एक नई राजधानी बनाई। और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। ये पूछा जाता था। हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद था। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक। और हाथी का नाम राम प्रसाद था। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। और उसका पुरोहित भी कौन था? अकबर भी। प्रधान पुरोहित कौन था? अकबर ही था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम शासक राजा बीरबल था, जिसे महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरविजय सूरी से को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना की कार्रवाई शुरू की। क्या थी? अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना की
कार्रवाई शुरू करवाई। ठीक, राजस्व प्राप्त जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थे। अकबर के दीवान राजा टोडरमल खत्री जात के थे। ठीक, 1580 में ये दहशाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। क्या की थी? दहशाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा। गुजरात अभियान को, अकबर के गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के सबसे द्रुतगामी बहुत तेजी से। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुर शमद, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन, दसवंत बसावन अकबर के चित्रकार थे। ये पूछता दसवंत और बसावन, ठीक, दसवंत और बसावन क्या थे? चित्रकार थे। और प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अब्दुर शमद। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बावरा थे। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 में ग्वालियर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। क्या हुआ था? ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। ठीक, रामतनु पांडे वह ध्रुपद गायन शैली का महान संगीतकार था। ये बीन बजाते। उनकी प्रमुख कृतियां थी मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कन्हार आदि। कंठभारण्य बाणी विलास की उपाधि अकबर ने थी। किसको दी थी? तानसेन के बारे में ये सब बातें कही जा रही हैं। उनका क्या नाम था? असली नाम रामतनु पांडे था। उनकी उपाधि अकबर ने दी थी, तानसेन ने दी थी, तानसेन को दी थी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में था, मतलब उनके राज दरबार में था। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश, इस सन आप लोग देख लीजिएगा। मालवा, चुनार, आमेर, मेड़ता, गोंडवाना, मेवाड़। इसके उस वहाँ के शासक कौन थे? बाज बहादुर। अफगान का शासक भारमल, जयमल, ये थे उदय सिंह एवं। ये सब देख लीजिएगा एक नज़र। रणथंभौर, कालिंजर, मारवाड़, जैसलमेर, बीकानेर, गुजरात, बिहार, बंगाल, काबुल, कश्मीर, उड़ीसा, सिंध, बलूचिस्तान, कंधार, ये अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश थे। बहुत काफ़ी प्रदेश इसमें जीता था और लंबा क्षेत्र भी है ये सब। दक्षिण भारत में खान देश, दक्षिण भारत में खान देश, वहाँ का शासक अली खां था। और दौलताबाद, चांद बीबी, अहमदनगर, बहादुर शाह, चांद बीबी, औसीरगढ़, मीरन बहादुर, ये जो है 3-4 देश दक्षिण भारत का भी इसने जीता था। मतलब उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक और पूर्वोत्तर में बंगाल तक काफ़ी इन्होंने विजय प्राप्त की। बहुत काफ़ी राज्यों पर इन्होंने विजय प्राप्त की। ठीक, अकबर के महत्वपूर्ण कार्य, ये तो आप लोग जरूर याद करिएगा, ये मिलान के लिए आता है। ठीक, दास प्रथा 62 में, हरमदल से मुक्ति 62 में, तीर्थ यात्रा समाप्त 63 में, जजिया कर समाप्त 64 में, फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण कब हुआ था? 71 में, 1571 में। इबादत खाने की स्थापना 1575 में, इबादत खाने के सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति 1578 में, और मजहर की घोषणा 1579 में, दीन इलाही की स्थापना 1582 में, इलाही संवत की शुरुआत ये भी 83 में, इलाही दिन स्थापना 82, इलाही संवत की शुरुआत 83, राजधानी लाहौर से स्थानांतरित कब थी? 1585 में की थी। ये इसका इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं यहाँ अकबर के काल में स्वामी हरदास एक महान संगीतज्ञ थे। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। इनके मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों मान सिंह तोमर के शिष्य कहलाते थे। ठीक, दास्तान अमीर हमजा, हमजा नामा
प्रसिद्ध अरबी महाकाव्य के नाम से प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध है। यह मुगल चित्रकला की सबसे पहली अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। इसमें हजरत मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा वीरतापूर्ण कारनामों का और चित्रित संग्रह है। इसी पांडुलिपि का चित्रण मीर सैयद अली पर्यवेक्षक अब्दु सम्मद के नेतृत्व में ग्वालियर, गुजरात, लाहौर, कश्मीर, मालवा आदि में लगभग 100 चित्रकारों के समूह ने किया। इसे अंतिम रूप से चित्रित करने का कार्य अब्दु सम्मद ने किया। इसके चित्र चित्रपट कहलाते हैं। यह कहा गया अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी की प्रथा थी। अकबर के समकालीन सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु कब हुई? ये 16 अक्टूबर 1605 को हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर ने महत्वपूर्ण कृतियां दिल्ली के हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर की सीकरी में शीश महल, दीवाने खास, पंचमाला अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं दोस्तों। ये जो स्थापित इन्होंने की थी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न थे, जिसमें ये 9 रत्न महत्वपूर्ण हैं। 9 रत्न हैं अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। ये थे 9 रत्न। किसके दरबार में? ये भी पूछता है कि 9 रत्न किसके दरबार में रहा करते थे? ये रहा करते थे अकबर के दरबार में। अकबर जो है, ठीक, अबू फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। इसने भास्कराचार्य की पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। इससे फारसी काव्य का मास्टर माना जाता है। अबुल फजल ने अकबरनामा में ग्रंथ की रचना की। वह दीन इलाही धर्म का प्रमुख पुरोहित था। दीन इलाही धर्म का प्रमुख क्या था? पुरोहित था। अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमाल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अमीर उल उमरा की उपाधि अकबर ने भगवान दास जो आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे उनको दी थी। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। क्या हो गई? हत्या हो गई। 1602 में सलीम जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण में आगरा की ओर आ रहे अबू फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने क्या कर उसकी हत्या कर दी थी। अब देखिए इम्पोर्टेंट है, मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की क्या थी? स्थापना की थी। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण और महाभारत का फारसी में क्या किया? अनुवाद किया। महाभारत का नाम क्या था? रजनामा था। युद्धों की पुस्तक इसे कहा जाता है। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल अनवर ए सादात नामक तथा मौलाना फैजी यार के नाम से किया। क्या? मौलाना हुसैन फैज या यार ए दानिश के नाम से किया। अब आता है पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद किसने किया था? पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा रचित है। दीमाना ने। किसने किया था? फारसी में कलीला व दीमाना कहलाता। ठीक, पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद कलीला व दीमाना कहलाता है। अब आते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, यहाँ भी कुछ हैं। निजामुद्दीन पानीपत के रामायण के परिशिष्ट के रूप में योग वशिष्ठ वेदांतिक दर्शन के एक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया। अकबर के काल में हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? तो अकबर के कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय नरहरि महापात्र की क्या की थी? उपाधि प्रदान की थी। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। जब गुजरात विजय कर लिया था उसके उपलक्ष्य में क्या करवाया था? बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। फतेहपुर सीकरी में 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर ने शुरू की थी। ये इम्पोर्टेंट है। अकबर ने सीरी कलम उपाधि अब्दुस्मद और जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को दी। और जो राजकीय भाषा थी मुगलों की, वो कौन थी? फारसी थी। क्या थी? फारसी थी। मुगलों की जो राजकीय भाषा थी वो फारसी थी। अकबर नगाड़ा
नामक वाद्य यंत्र बजाता था। मुगल मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत सुव्यवस्थित रूप से प्रदान करने का श्रेय अकबर को प्राप्त है। उसके एक सिक्के पर कलमे की जगह अल्लाह उ अकबर, अल्लाह उ अकबर, जल्ले जलालहू तथा दूसरी ओर टकसाल का नामित अंकित था। ठीक। उसके चांदी एक अन्य सिक्के एक भाग में पर धनुर्धारी राम और राम के पीछे सीता की प्रतिमाएं अंकित है और उस पर रामसिम शब्द अंकित है। क्या है? रामसिम शब्द। अकबर के असीरगढ़ के विजय की स्मृति में अपने सिक्कों पर बाज की आकृति। अकबर जो असीरगढ़ की विजय के बाद स्मृति अपने सिक्कों पर बाज की स्मृति क्या की थी? अंकित करवाई थी। अब आते हैं जहांगीर पर। जहांगीर कब था? 1605 से 1627 था। अकबर का उत्तराधिकारी कौन था? सलीम था। 14 अक्टूबर 1605 को नसीरुद्दीन सलीम, जहांगीर का ही नाम सलीम है दोस्तों। ये सलीम कोई अलग नहीं है, ये जहांगीर का ही नाम और अकबर का पुत्र था। ठीक। नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 में हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। जहांगीर को न्याय के जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीरें सोने की बनी थी जो आगरा के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तज्जुक जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मौतबिंद खां को जाता है। ठीक। मौतबिंद खां को। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैरवाल नामक मैदान में हुआ। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। इसको जो खुसरो था, जहांगीर का पुत्र था, वो युद्ध कर लिया। ठीक। सेना के बीच इनके जो है जहांगीर और खुसरो के सेना के बीच जालंधर के पास युद्ध हुआ भैरवाल नामक मैदान में, और इसको पकड़ कर क्या किए? सब कैद कर दिए। ठीक। और खुसरो की सहायता के कारण ये पूछता है सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को क्या की? फांसी दिलवा दी। खुसरो गुरु से गोइंदवाल में मिला था। कहाँ पर मिला था? गोइंदवाल में। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। 1622 में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। उसके बाद आता है नूरजहां। ईरान निवासी मिर्जा गायस बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन निशा था। अब आते हैं लाडली बेगम शेर अफगान व मेहरुन निशा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार से हुई थी। किससे हुई थी? शहरयार से। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शहरयार से हुई थी। नूरजहां की मां असमत बेगम गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोजी थी। ठीक। इंपॉर्टेंट ये भी है। किसकी? नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की क्या की थी? विधि खोजी थी। माहौद खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 में जहांगीर, नूरजहां और उसके एक भाई आसम खां को बंदी बना लिया था। जहांगीर के 5 पुत्र थे: खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। खुसरो तो जहांगीर से युद्ध ही कर लिया था, जिसमें गुरु गोविंद में 5वें गुरु, ठीक, उनको क्या दी थी? मृत्यु दी थी, क्योंकि इसकी सहायता किए थे। 28 अक्टूबर 1627 को भीमवारा नामक स्थान में जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे शाहदारा लाहौर में रावी नदी के किनारे क्या किया गया? दफनाया गया। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। अकबर जो हिंदी का शीर्ष था
वो अकबर के काल में था, लेकिन मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे मतलब शीर्ष पर थे वो जहांगीर के शासनकाल में पहुंची थी। जहांगीर के दरबार प्रमुख चित्रकार थे आगा राजा अबुल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला की क्या की थी, स्थापना की थी। मुगल शासकों ने सर्वप्रथम जहांगीर ने ही राजा की आकृति युक्त सिक्के जारी किया। इसके समय निशार चांदी का सिक्का था जो रुपए की चौथाई के बराबर होता था। उस्ताद मंसूर अबू हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर उल अल व नादिरुज्जमा की उपाधि प्रदान की। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि थी। किसको दी थी? जगन्नाथ को। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का उल्लेख उत्कीर्ण कहाँ पर? यहाँ एक इम्पोर्टेंट है। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान में प्रयागराज व समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में जहांगीर के लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, प्रथम अंग्रेज सर टॉमस रो, विलियम्स फिंच और एडवर्ड टैरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। भारत में तंबाकू की खेती सर्वप्रथम जहांगीर के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। पुर्तगालियों द्वारा सर्वप्रथम 1605 में दक्षिण में तंबाकू की खेती प्रारंभ किया। पुर्तगालियों ने इसे कहाँ से लाया था? तंबाकू को ब्राज़ील से। भारत में तो पुर्तगाली लाए, लेकिन पुर्तगाली लाए कहाँ से थे? ब्राज़ील से लाए थे। किसको? तंबाकू को। जहांगीर के समय मराठी पहली बार मुगलों की सेवा में जहांगीर के समय ही मराठे पहली बार मुगलों की सेवा में 1620 में आए। तो दोस्तों 2 पार्ट में हम मुगल साम्राज्य को कवर करेंगे। 2 पार्ट में मुगल साम्राज्य को कवर करेंगे। पहला पार्ट आज हम कंप्लीट करते हैं। कल से शाहजहां के बाद फिर मुगल के जो आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक चीज़ों को पढ़ेंगे। इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।